हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संसार क्लास चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल पर देखें कि आज बताने वाले हैं यूपी पीसीएल एआरओ भर्ती जो आ चुकी है उसके बारे में डिटेल में हर छोटी बड़ी बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी, बस बने रहिए वीडियो पर। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर कैसे प्रोसेस है इसका, अप्लाई कैसे करना है, फ़ी कितनी है, कब तक लास्ट डेट है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, उससे क्या है कि आप परेशान मत होइएगा। वीडियो लंबी है तो आप पूरा देखिए, हर छोटी बड़ी बात जितनी भी है तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सभी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। तो जैसे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और अपने चैनल पर क्या है ना कि फ्रेंड्स हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, उसके साथ साथ जीएस की भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि यूपी पीसीएल एआरओ की भर्ती है। एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो हर पॉइंट को पढ़ते हुए और समझते हुए बहुत ध्यान से चलना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी। समूह ग मतलब होता है जो ग्रुप सी, समूह ग का मतलब होता है ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती है विद्युत विभाग में। निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन या और भी किसी सहायता लिए फॉर्म नहीं भरा जा सकता है कि आप स्पीड पोस्ट कर दें या फिर डाक खाने में जा कर के डाक में जमा कर दें, ऐसा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दिए कि डाक खाने में जमा करना, जो पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म फिल करके जमा कर दिया जाता है या फिर स्पीड पोस्ट कर दिया जाता है ऑफलाइन भर के, वो ऐसा भरा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। यदि ऐसा कोई भरता भी है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं ये पद कौन सा है और उसमें सीट कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी है। जैसे पद कोड 16 है, 16 है। और पद कौन सा है, सहायक समीक्षा अधिकारी, पहले आप जान चुके हैं। एआरओ की भर्ती है, एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। अनारक्षित के लिए 9 सीटें हैं फ्रेंड्स, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, एक भी सीट नहीं है। अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 9 सीट है, और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो टोटल कितनी सीट हो गई फ्रेंड्स, 9 9 3 12 और 2 14 सीट है फ्रेंड्स, 14 सीट है। और बहुत अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, ज़्यादा पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान देना है। सॉरी फ्रेंड्स, पढ़ाई पर तो ध्यान देना, ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत फिर सिर्फ अभी चलिए आपको धीरे धीरे बताते चलते हैं जितनी भी बातें हैं इसमें, कैसे ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब ज़्यादा आप प्रेशर ना बना के चल पाएंगे उसको, कि आपने सोच लिया कि आ गई है भर्ती तो बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर हो गया, तो वो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। कहने का मतलब इसका है कि जो सीटें हैं, सीट जैसे 14 सीट है तो इसको और सरकार कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसकी पावर किसके पास है, इसका अधिकार किसके पास है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। नेक्स्ट है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड नहीं है और कोई आईडी है तो कोई भी आईडी हो, बस उसमें आपका फोटो लगा हो, तो आधार कार्ड में तो बिल्कुल फोटो लगा होता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। जितने भी पद उपरोक्त पद हैं
उस पर आरक्षण का लाभ सिर्फ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के जो रहने वाले हैं, जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को मिलेगा। क्या फ्रेंड्स? उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ। देखिए फ्रेंड्स, आरक्षण का लाभ कहा जा रहा है, ना कि फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। आरक्षण जितनी भी आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो भी लाभ होता है, आरक्षण लाभ, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगी। यदि आप उत्तराखंड के, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के, फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी 1 से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। ये साफ साफ कह रहे हैं कि विज्ञापित पद पर जो भर्ती आई है अपनी यूपी पीसीएल एआरओ की, यदि इसमें ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरा जाएगा तो 2 पालियों में परीक्षा करा दी जाएगी, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। यदि कम है, एक ही पाली में संभव है हो जाना, तो एक ही पाली में करा दिया जाएगा। और कैसा होगा? सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। आगे क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्नक 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। यदि आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई हैं तो आप सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। यदि आप सीबीटी 1 में फेल हैं तो आपको सीबीटी 2 में भाग नहीं दिया जाएगा, आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। वेतनमान इसका कितना है? चलिए वेतन के बारे में जानते हैं। और इनका लेवल क्या है, मैट्रिक्स लेवल क्या है वेतनमान का? तो साफ साफ लिखा हुआ वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है, तो 6 है इसका लेवल, तो कितना सैलरी बन जाएगी? 36,800 रुपये। और उसमें अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। 36,800 रुपये आपकी सैलरी है, और जो अन्य भत्ते होंगे वो आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड देगी। तो फ्रेंड्स, आपको सैलरी पता हो गई कि 36,800 रुपये इसकी सैलरी है, तो बहुत अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स, बहुत पैसा है। अब इसमें जानते हैं सामान्य अर्हताएं क्या हैं। सामान्य अर्हताएं वही है, राष्ट्रीयता अपने देश का हो, इंडिया का हो जो वही फॉर्म भर सकता है, और बाहर का कोई फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब कि आपकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए, आप इंडिया के रहने वाले हो, मूल निवासी इंडिया के हो, मूल निवासी इंडिया के हो। आयु कितनी होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए? आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और 21 वर्ष कब से कैलकुलेट की जाएगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो 1/7/2021 लिखा गया है, इससे कैलकुलेट की जाएगी। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष होती है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और 1/7/2021 से ये भी गणना की जाएगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि आप 40 वर्ष के ज़्यादा के तो नहीं हैं या 40 वर्ष से कम के हैं, सब पता चल जाएगा। यदि 40 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आयु सीमा के बारे में आपको पता चल गया, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। नियुक्त प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा ले, परंतु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिए न छोड़ा जाए। मतलब जो नियुक्त प्राधिकारी का कर्तव्य ये है, जब आपकी नियुक्ति होती है तब फ्रेंड्स ये बातें अभी आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं की जाती है, नहीं कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लिखा हुआ है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लिखा हुआ है। तो ये सब आपका चयन होगा जब आपकी नियुक्ति होगी तब फ्रेंड्स, चयन नहीं, जब आपकी नियुक्ति होगी तब इन सब कागजात की आपको आवश्यकता होगी, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट है वैवाहिक स्थिति तभी आपको देखी जाएगी, जैसे कि लिखा हुआ है सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हों। मतलब आपके 1 से अधिक पत्नियां हैं और वो जीवित हैं, तो आप नहीं ये फॉर्म भर सकते हैं, आप ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। अथवा ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी जिनसे
जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परंतु यह कि निदेशक मंडल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। मतलब कोई स्त्री है और उसके क्या है, महिला अभ्यर्थी इसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, ऑलरेडी है, और उसके बाद एक स्त्री से और शादी कर लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यह कि निदेशक मंडल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, आपको छूट देंगे यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण क्या है। ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण तो होगा, तभी ना एक पहले से उसकी औरत है और उसके बाद दूसरी भी शादी कर लिया है, तो दूसरी वाली यदि नौकरी पाती है और उसका कारण उनको समझ में आता है उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के लिए, तब वो उस औरत को क्या करेगी, सरकार छूट देगी। यदि उसका विशेष कारण पता हो जाएगा तो नेक्स्ट नोट करके लिखा हुआ है, केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत डिसमिस व्यक्ति अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आप कोई भी नौकरी कर लिए हैं और राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको डिसमिस कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप बिल्कुल भी इससे पात्र नहीं है। नेक्स्ट है अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, अनिवार्य अर्हताएं, अब क्या क्या अनिवार्य है। पहला तो इसमें ये अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीए किए हुए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, बस आप इंटर तक हैं तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और इसका अनिवार्य एक और है, कंप्यूटर पे हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग करना है और कैसे करना है, आपको 1 मिनट में 30 शब्द करना है, उससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया है लिखित होगी, एग्जाम होगा, उसके बाद वो टाइपिंग होगी। तो CBT 1 का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। जो CBT है उसका प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो भाग पहला क्या है? भाग पहले में क्या क्या है, मतलब प्री वाला जो एग्जाम होगा उसमें क्या है। तो चलिए जानते हैं। उसमें है कि इस भाग में जो ओ लेवल का कोर्स होता है, जैसे कि लिखा हुआ है ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र कंप्यूटर से संबंधित होगा। उसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। ओ लेवल जो कोर्स है, उसी ओ लेवल कोर्स के स्तर का 50 प्रश्न होगा और एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 50 प्रश्न का 50 अंक हो गया। 50 प्रश्न का 50 अंक हो गया। और उसके बाद माइनस मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। और पहले भाग में तो हम समझ लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 50 में से आपको जरूरी नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन आपका पूरा सही होना चाहिए, नहीं दोस्तों, सिर्फ आपका 20 अंक प्राप्त होना चाहिए। 20 अंक से कम है तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अन्यथा की गई स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब प्री होने के बाद जो मेंस होगा, तो प्री में आप जितना भी नंबर पाए हैं कंप्यूटर से, जितना भी नंबर कंप्यूटर से आपको मिला है, मान लेते हैं कि आपको 50 में से 20 लाना था, आप 20 ही ले आए हैं, तो जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें वो कलेक्ट नहीं होगा, जैसा कि लिखा हुआ है साफ साफ कि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है कि कंप्यूटर ज्ञान से
इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा हुआ ना, प्रथम भाग में जो आपका कंप्यूटर का जितना भी नंबर है वो जोड़ा नहीं जाएगा, वो जोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय भाग। अब फ्रेंड्स प्री का जो प्रोसेस था वो हमने समझ लिया। अब चलिए द्वितीय भाग में, अब फ्रेंड्स प्री और मेन से क्या आपको वो वही बताना था कि जो एग्ज़ाम होगा अपना दो, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा, उसमें दिया गया था, आगे हम अभी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो पहले भाग का तो हमने पढ़ लिया, पहला भाग का तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब द्वितीय भाग में क्या है, द्वितीय भाग में है कि इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। क्या नीचे लिखा हुआ है, 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, 20 प्रश्न होंगे, इसमें 20 अंक के होंगे। फिर तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट की, उच्च स्तर की होगी, इंटरमीडिएट लेवल की सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, 70 प्रश्न और 70 अंक के होंगे। फिर सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट उच्च स्तर की होगी, 70 क्वेश्चन और 70 अंक के होंगे। तो कुल क्या होगा, कुल अधिकतम कुल नंबर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ने के बाद कितना नंबर बनता है, 200 नंबर बनता है और 200 क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स ये था एग्ज़ाम देने का, आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इस चैनल पर हिंदी के सारे चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। देखिए फ्रेंड्स हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 70 क्वेश्चन और 70 नंबर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, इसे आप देख कर डरिएगा नहीं कि उच्च स्तर लिखा हुआ इंटरमीडिएट उच्च स्तर, तो नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हिंदी की जितनी भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी चैप्टर है प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्या है, पहला कंडीशन हमने ओ लेवल के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। दूसरा ये है जो अभी आपको बताएं। अब दोस्तों तीसरी प्रक्रिया क्या है, तीसरी प्रक्रिया है कि टाइपिंग होगी आपकी, टाइपिंग दिया गया है ना, टाइपिंग होगी। टाइपिंग कैसे होगी, देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। मतलब जितनी भी सीट है यूपीपीसीएल एआरओ की जितनी भी सीट है, मानते हैं 14 सीट है, तो 14 में से 3 भाग या 3 गुना कह दीजिए आप, 3 गुना से कम नहीं होगी, लिखा हुआ 3 गुने से कम नहीं होगी। उतने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे कि वो जितने भी सीट है उससे 3 गुने से कम ना हो, उतने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। और क्या होगा, जो आप लिखित परीक्षा प्राप्त किए जितने भी अंक मिले हैं उसकी मेरिट बनाई जाएगी। यदि मेरिट में आपका नाम है, आपकी मेरिट बनती है, तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पहले तो आपको कंप्यूटर लेवल का जो कोर्स है, कंप्यूटर लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्वालिफाई होना है। यदि उसमें क्वालिफाई हो गए तो आप द्वितीय भाग में आएंगे। फिर आपका एग्जाम होगा, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, उसमें आपको पास करना है। उसमें पास हो जाएंगे तो आपको तृतीय भाग में आना है जो कि आपकी टाइपिंग होगी। और पहला भाग में क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ओ लेवल के बेस का, पर उसका नंबर जो मिलेगा वो काउंट नहीं होगा और जोड़ा नहीं जाएगा। फ्रेंड्स ये तो बता ही चुके हैं, आप जान चुके हैं बहुत अच्छे से। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की इस परीक्षा में प्रतिभाग लेगा। मतलब 5 मिनट की टाइपिंग होगी, 5 मिनट समय दिया जाएगा और आपको 5 मिनट में क्या करना है, आपकी स्पीड 30 से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स लिखा हुआ है साफ साफ क्या, न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना है। यदि 5 मिनट की आप टाइपिंग किए और टाइपिंग स्पीड सिर्फ आपकी 29 रहेगी, 25 रहेगी, मतलब 30 से कम रह गई तो आप फेल हो जाएंगे, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। यदि 30 है, 30 से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कौन सी टाइपिंग होगी, फॉन्ट कौन सा होगा, वो होगा कृतिदेव 10 और कृतिदेव 16। तो दोनों सेम ही है फ्रेंड्स, कृतिदेव 10 और 16 अलग अलग नहीं है, आपको अलग अलग से तैयारी नहीं करना है। जहाँ से
आप कृतिदेव 10 टाइपिंग करेंगे तो जिस की से का शब्द निकलता है, खा निकलता है, उसी आप फॉन्ट चेंज करके कृतिदेव 16 कर लेंगे, तब भी वही वो अक्षर उसी की से निकलेगा, उसी की से निकलेगा। तो फ्रेंड्स, चयन हेतु टंकर प्रक्रिया आपको बता दिए हैं 30 होने चाहिए। अब विशेष क्या है, अब विशेष बातें क्या हैं, अब इसके आगे विशेष बातें क्या है ये चलिए जानते हैं। ये है उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब जो आपका द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हुई है, सिर्फ उतने में आपको कितना नंबर मिला है उसी से मेरिट बनेगी, ना तो टाइपिंग का नंबर जोड़ा जाएगा उसमें, ना तो जो कंप्यूटर का पहला भाग का क्वेश्चन होगा उसका जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। सिर्फ द्वितीय भाग की जो परीक्षा हुई है उसी के अंक से आपको आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट में आप मेरिट बनती है तब आप सिलेक्शन के पात्र होंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निर्धारित 200 अंक की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची के ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका 100 नंबर है और किसी एक व्यक्ति का और 100 नंबर है, मतलब 2 लोगों का सेम ही नंबर है, आपका भी 100 है उनका भी 100 है, तो उन दोनों स्टूडेंट में ये देखा जाएगा कि किसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी उसका पहले नाम लिखा जाएगा, उसका अब दोनों लोग का सेम ही नंबर है तो दोनों नाम एक साथ तो लिखा नहीं जाएगा, एक पहले होगा एक बाद में होगा। तो जिसकी उम्र, उस इंसान की उम्र देखी जाएगी, उस जिसकी उम्र ज़्यादा है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त है। तो दोस्तों, जिनका ऐसे बिंदु जिनका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है नियमावली में, तो क्या करेंगे, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को है। विद्युत सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उनको प्राप्त है, वो इसमें और कोई नियम डाल सकते हैं या कोई और नियम हटा सकते हैं। दक्षता टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि समय स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया पूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपको टाइम पर पहुंचना है, टाइपिंग के लिए या एग्जाम के लिए आपको टाइम में पहुंचना है। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर दिए और टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, टाइम से नहीं पहुंचे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, अब अनिवार्य अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्रों पर प्रस्तुतिकरण, मतलब अब आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बाद क्या होगा कि कुछ क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो बातें हैं फ्रेंड्स। ये 5 नंबर का जो लिखा हुआ अनिवार्य अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र कौन कौन सा लगेगा यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि का नंबर में पहले दिया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जाति अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगी, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए और 2021 का होना चाहिए। 2021 के सॉरी फ्रेंड्स 2021 नहीं, 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए। यदि अब 31/3 का मतलब हो गया 31 मार्च 2020 का है या 2020 के किसी भी महीने का है, तो वो मान्य नहीं होगा। आपका 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। मूल निवास भी होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए। 2018 के 31/3 मतलब 31 मार्च 2018 के बाद का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इन सभी कागजात को आप क्या करेंगे, एक 2 कॉपी करा लेंगे। एक 2 कॉपी कराने के बाद उसका जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे। डेट आपको बता दी गई है, कब कितने दिन से के बाद की होनी चाहिए, कितने दिन की पहले की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था सारी प्रक्रिया ये थी। और इसमें एक बात और लिखी गई है कि देखिए फ्रेंड्स
किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना में बदलाव या नाम या जन्म तिथि या जाति या श्रेणी नहीं किया जाएगा, बदलाव नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप चाहते हैं कि अपनी जन्म तिथि चेंज करा ले, जाति चेंज करा ले, नाम चेंज करा ले, नहीं होगा, नहीं होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा। और खा नंबर में क्या लिखा है, खा नंबर में लिखा गया है किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने या देने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है, आयोग के पास सुरक्षित है। आप कोई गलत सर्टिफिकेट मत ले जाइए, गलत डॉक्यूमेंट ना ले जाइए, कहने का मतलब ये है अगर आप गलत ले जाते हैं तो उनका अधिकार आयोग के पास है और आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अर्हता संबंधी समस्त अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। आपका समय से आपको पहुंचना है और अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया पूर्ण मानते हुए आपको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा यदि आप टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो, टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दिए हैं कि इसकी सैलरी कितनी है, वही सब बातें इसमें हुई है और आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, लास्ट डेट क्या है और आपकी आयु सीमा क्या होना चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दिए कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, आप ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, बहुत ही अच्छे से, कहीं कोई गलती ना करिए। फॉर्म भरने के बाद फिर से एक बार आप मिलान कर लें, मिलान करना बहुत ज़रूरी है, मिलान करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फॉर्म को देख करके फिर उसके बाद सबमिट करें, फिर उसके बाद सबमिट करें। जैसे कि आपको बता दें कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 7 अक्टूबर से भरा जा रहा है, 7 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा और इसकी फीस आप जमा कर सकते हैं 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ही फीस जमा करने की भी डेट यही है। और उसके बाद आपको क्या है 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान द्वारा फीस जमा करते हैं तो आपको 29 अक्टूबर तक समय दिया गया है। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की संभावित अवधि दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में है, मतलब दिसंबर में, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर या दिसंबर, आपको 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी यूपीपीसीएल ARO सॉरी फ्रेंड्स आरओ की ही भर्ती है, ARO की नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।